मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा सहचर्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए बीए पार्ट फर्स्ट विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताना चाहती हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सर्वप्रथम सभ्यता थी, जिसको नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज से 100 वर्ष पहले इसके बारे में किसी को भी लेश मात्र जानकारी नहीं थी। सन 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस के द्वारा इस सभ्यता का अनुसंधान किया गया और जिसमें वर्तमान पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष मिले और इस कारण इस सभ्यता को इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता और इसके साथ साथ हड़प्पा की सभ्यता जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। और ये सभ्यता इतिहास के अंतर्गत भारत की एक अति प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और जिसकी गणना विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत जो है की जाती है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत जो हमें अवशेष मिले हैं वो अवशेष हमें विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भी उन्नत अवस्था में जो है प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसे इतिहास के अंतर्गत यानी विश्व की एक महानतम सभ्यता जो है इसके अंतर्गत भी यानी माना जाता है। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये सभ्यता का नाम सिंधु घाटी इसलिए माना गया है क्योंकि इसके अवशेष हमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं उसके किनारे पर मिले हैं और प्रमुख नदी सिंधु नदी होने के कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता या इसे सैंधव सभ्यता जो है इसके नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता एक अत्यंत विशाल सभ्यता है और जो धरती के धरातल के नीचे यानी कि पृथ्वी के अंतर्गत खंडरों के ढेर के अंतर्गत जो है तब्दील हो चुकी है और इसके अवशेष जो हैं खुदाई के अंतर्गत जो प्राप्त हुए हैं वो हमें अनेकों स्थानों पर जो है मिले हैं। इससे इस सभ्यता के विस्तार के बारे में और इसकी प्राचीनता और इसके विस्तृत क्षेत्र के बारे में जानकारी जो है मिलती है। उदाहरण के लिए इस सभ्यता के अवशेष हमें बलूचिस्तान, पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तरी और पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि स्थानों पर जो है मिले हैं। वर्तमान समय तक 100 से भी अधिक स्थानों पर इसके अवशेष जो हैं मिल चुके हैं और जिससे ये पता चलता है कि ये सभ्यता एक अत्यंत विशाल सभ्यता थी और इसका प्रभाव यानी कि भारत और भारत के बाहर के अन्य क्षेत्रों तक जो था फैल चुका था, अर्थात इसे एक विशाल सभ्यता जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की जहाँ तक जानकारी के साधनों की बात आती है, हमारे पास इस सभ्यता की जानकारी के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन खुदाई से प्राप्त जो हमें वस्तुएं मिली हैं, गृह उपयोगी सामान मिला है और गृह उपयोगी सामान के अलावा जो बर्तन मिले हैं, लोगों के रहने के जो आवास या मकान मिले हैं, मूर्तियाँ, चित्र, धार्मिक चिन्ह और अन्य जो सामग्री इत्यादि मिली है उससे हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी जो है अर्जित कर सकते हैं। अर्थात इसकी जानकारी के लिए खुदाई से मिले प्रमाणों को ही हम इसका साक्ष्य मानते हुए उससे इस सभ्यता के बारे में यानी पुरातात्विक यानी साधनों से इस सभ्यता के बारे में जानकारी जो है हमें प्राप्त जो है की जाती है या कर सकते हैं। अब प्रमुख बात हम करने जा रहे हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसकी विशेषताएं क्या थी। देखिए, सिंधु घाटी की जहाँ तक सभ्यता की बात आती है, इसकी विशेषताओं की बात आती है, इस सभ्यता को भारत की जो एक प्राचीन सभ्यता माना गया है उसके अंतर्गत खुदाई से मिली वस्तुओं के आधार पर उसकी अनेकों विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन लोगों का कैसा था, लोगों का आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला और संस्कृति के बारे में क्या जानते थे और उस समय की राजनीतिक व्यवस्था और नगर निर्माण योजना इत्यादि क्या थी इसके बारे में जानकारी मिलती है और जो इसकी विशेषताएं जो हैं वो मानी जाती है, जिसमें सबसे पहले हम नगर निर्माण योजना की बात करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को इतिहास में एक नगरीय सभ्यता माना जाता है क्योंकि इसके अवशेष जो हैं कई महत्वपूर्ण सिंधु घाटी के जो स्थान हैं वहाँ पर मिले हैं जो प्राचीन नगर होने का प्रमाण जो है देते हैं। इसके अवशेषों के अंतर्गत प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुद्रो, कालीबंगा, सुरकोटा, बनवाली, लोथल इत्यादि कई स्थान आते हैं जो सिंधु सभ्यता की नदी के किनारों पर स्थित हैं
और इससे ये पता चलता है कि ये सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी और उस समय जो थे नगरों के रूप में यानी लोगों ने अपनी सभ्यता को जो था यानी बसा रखा था। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत जो हमें नगर मिले हैं उन नगरों के अंतर्गत कई स्थानों पर जैसे हड़प्पा की बात आती है या मोहनजोदड़ो की बात आती है, वहाँ पर सभ्यता के अंतर्गत यानी दो प्रकार के स्थानों पर जैसे अवशेष मिले हैं। पूर्वी खंड और पश्चिम खंड के जो इसके अवशेष हैं उसमें एक स्थान पर तो ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे यानी कि उन्नत अवस्था में रहते थे, यानी लोगों के मकान जो थे पक्की ईंटों के होते थे और कुछ स्थानों पर अवशेष साधारण अवस्था में मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि वहाँ पर जो बस्तियाँ होती थी उसमें साधारण लोगों के रहने की बस्ती जो थी अलग हुआ करती थी, यानी उच्च वर्ग के लोग और जनसाधारण लोगों के रहने के आवास जो थे अलग अलग हुआ करते थे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी पता लगती है कि उस समय की जो नगर निर्माण योजना थी, नगरों को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से बनाया जाता था और नगरों की सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटे जो थे वो बने होते थे। और इससे ये भी पता चलता है कि उस समय सुरक्षा और इस व्यवस्था का बहुत ध्यान जो था रखा जाता था। सिंधु घाटी की नगर निर्माण योजनाओं में सबसे प्रभावित वहाँ की सड़कें करती हैं। सिंधु घाटी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिलती है कि सिंधु घाटी के अंदर जो सड़कें होती थी वो भी बड़े सुनियोजित और बड़े सुव्यवस्थित ढंग से बसाई गई थी। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और जिसके अंतर्गत गलियों की जो सड़कें होती थी उसकी लंबाई 1 से लेकर 2 मीटर तक चौड़ी होती थी और जो प्रमुख सड़कें होती थी उसका साइज 11 मीटर तक होता था, जिसे राजमार्ग के नाम से जाना जाता था। और सड़कें मुख्यतः कच्ची होती थी, लेकिन कच्ची होने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था का बड़ा ध्यान रखा जाता था और सड़कों के किनारे छायादार पेड़ भी जो थे लगाए जाते थे, यानी जिससे ये पता चलता है कि उस समय नगरों को बड़े ही सुनियोजित ढंग से जो था बसाया गया था। सड़कों के बाद अब नालियों की बात आती है कि सिंधु घाटी के अंतर्गत घर की यानी घरों में जल की निकासी के लिए नालियां हुआ करती थी। घर की नालियां सड़क की नालियों से और सड़क की नालियां विशाल नालियों से जुड़ी होती थी, लेकिन नालियों को खुला नहीं ऊपर से यानी कि कवर्ड करा जाता था, यानी ढकी हुई नालियां जो थी होती थी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसकी सफाई के लिए जैसे चैम्बर होते थे इस तरह बने होते थे और उसकी समय समय पर सफाई इत्यादि जो थी की जाती थी। और कुछ विद्वान कहते हैं कि कई स्थानों पर इन नालियों के साथ साथ कुछ शोषक कूप भी मिले हैं और इस शोषक कूप से ये भी पता चलता है कि इसमें जो नालियों का पानी जाता था और जिसके अंतर्गत जमीन उस पानी को जो थी सोख लेती थी। अर्थात कहने का मतलब कि उस समय जो थी यानी नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पक्की ईंटों से नालियाँ बनाई जाती थी। आजकल की नालियों को देखकर और उस समय की नालियों को देखकर ये पता चलता है कि उस समय के इंजीनियर जो थे वो नगर निर्माण और इस नाली और सड़क बनाने की व्यवस्था से अच्छी तरह से जो थे अवगत थे। अब भवनों की बात आती है। सिंधु घाटी के अंतर्गत खुदाई से जो लोगों के रहने के मकान मिले हैं, आवास मिले हैं, उसके साथ साथ कई तरह के और भवन भी मिले हैं। इससे सिंधु घाटी के भवनों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो साधारण भवन आते हैं जो आम लोगों के रहने के मकान थे, जो उसमें कुछ मकान कच्ची ईंटों के, कुछ मकान पक्की ईंटों के होते थे और उन कच्ची और पक्की ईंटों के मकानों में उच्च वर्ग के लोगों के मकान पक्की ईंटों के और आम लोगों के मकान कच्ची ईंटों के होते थे और उन मकानों के अंतर्गत कमरों की संख्या अधिक होती थी। घरों के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए रसोई और इसके अलावा सामान रखने के लिए यानी कि जैसे हम स्टोर बोलते हैं, उस समय स्टोर और इसके साथ साथ घरों में शौचालय, स्नानागृह इत्यादि जो थे बने होते थे। और घरों के अंतर्गत जो मकान लोगों के होते थे उसमें हवा के लिए यानी कि खिड़कियाँ और रोशनदान भी जो थे रखे जाते थे और घरों के बाहर चबूतरे भी होते थे। अर्थात उस समय मकान बनाने की व्यवस्था भी उन्नत थी और 2 मंजिला मकानों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ऊपर छत तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और जो छतें होती थी यानी कि वो शातिर यानी लकड़ी की बनाई जाती थी, उसके ऊपर यानी मिट्टी और ईंट इत्यादि का इस्तेमाल जो था किया जाता था। यानी इससे ये पता लगता है कि उस समय परिवार संयुक्त थे और बड़े मकानों का निर्माण जो था किया जाता था। लेकिन मकान में जो ईंटें काम में लाई जाती थी अलग अलग साइज की ईंटें मिली हैं, जैसे 28.57 सेंटीमीटर यानी लंबाई
29.84 सेंटीमीटर चौड़ाई, 13.33 सेंटीमीटर उसकी मोटाई जो थी हुआ करती थी। और कुछ ईंटों के साइज के अंतर्गत 15.87 जो थी, कहते कि ये उसकी 15.87 कहते कि उसकी जो लंबाई होती थी, और इसके अलावा उसकी मोटाई जो थी 6 यानी कि 98 सेंटीमीटर जो थी हुआ करती थी। और जब मकान बनाए जाते थे उनको अंतर्गत इन ईंटों का इस्तेमाल जो था किया जाता था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय ईंटों को बनाने के लिए यानी पहले कच्ची ईंटों का निर्माण करते थे, और उसके बाद पक्का बनाने के लिए यानी कि उस समय भी कोई भट्टी जैसी व्यवस्था थी जिसमें ईंटों को जो था पकाया जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस समय के भवन निर्माण की कला जो थी वो भी उन्नत थी। अब हम सार्वजनिक भवनों की बात करते हैं। सिंधु घाटी में कई सार्वजनिक और राजकीय भवन मिले हैं। सार्वजनिक भवनों के अंतर्गत जैसे उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो में 70 मीटर लंबा 24 मीटर चौड़ा एक भवन मिला है, जिसमें अनेक कमरे हैं, भंडार है, आंगन है। इससे ये पता लगता है कि ये उस समय का एक बड़ा विशाल भवन था। ठीक इसी प्रकार कहते हैं कि उस समय के भवनों में वहाँ पर 71 मीटर लंबा और 71 मीटर चौड़ा भवन मिला है। उसमें कई विशाल कक्ष हैं और उसकी छत भी स्तंभों पर टिकी हुई है, और फर्श के ऊपर यानी कि बैठने के लिए कई चौकियाँ बनी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि ये एक सभागृह था। विचार विमर्श के लिए यहाँ पर लोग जो थे एकत्रित होते थे। भवनों में अब हम अन्न भंडार गृह की बात करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल भवन जो मिले हैं उनमें कई अन्न भंडार गृहों का प्रमाण मिलता है, और इसके अंतर्गत जो प्रमुख राजमार्ग हैं उनके दोनों ओर ऊंचे चबूतरे बने हुए हैं, जहाँ पर 6 पंक्तियों के अंतर्गत बड़े बड़े विशाल यानी अन्न भंडार यानी बने हुए हैं, और जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। इससे पता लगता है कि ये उस समय के अन्न भंडार गृह यानी कि अनागार थे, जहाँ पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था, और लोग अनाज सुरक्षा के लिए इतने बड़े बड़े गोदाम जो थे बनाते थे। सिंधु घाटी के भवनों में नगर निर्माण योजना में सबसे आकर्षित इमारतों में विशाल स्नानागृह की बात आती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागृह मिला है, और ये नगर के बीचों बीच है, और इसकी कला के अंतर्गत ये बताया जाता है कि ये 180 मीटर लंबा 108 मीटर चौड़ा है, और स्नानागृह के चारों ओर बरामदे और कमरे बने हुए हैं, और जिसके मध्य जो है एक स्नान कुंड बना हुआ है। स्नान कुंड स्नानागृह इसकी लंबाई 39 फीट और इसकी चौड़ाई 23 फीट है, और गहराई जो है 8 फीट गहरी है। इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागृह से गंदे जल की निकासी के लिए नालियाँ जो हैं बनी हुई हैं, और इससे ये पता लगता है कि ये विशेष अवसरों पर लोग यहाँ एकत्रित होते थे, और इससे उनके सामाजिक मेलजोल का और उत्सवों के बारे में जानकारी मिलती है। और इस स्नानागृह के निकट ही कुआं है, और इससे इसमें जल जो था भरा जाता था। और गर्म पानी के लिए यानी उस समय इस स्नानागृह के अंतर्गत कहते कि बड़े बड़े हमाम मिले हैं, यानी कि सर्दी की ऋतु में वो लोग जो थे पानी को गर्म जो थे करते थे। यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सिंधु घाटी की खुदाई के अंतर्गत प्राप्त अवशेषों से मिली है, उससे ये पता लगता है कि ये सभ्यता अपने समय की बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता थी। लोगों का नगरीय जीवन था, और लोग बड़े ही आज से हजारों साल पहले भी लोग बड़े व्यवस्थित ढंग से अपना जीवन यापन करते थे। अर्थात उसकी नगर निर्माण योजना जो थी वो अत्यधिक उत्तम जो थी मानी जाती थी। ये थी सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर निर्माण योजना। आज हमने आपसे नगर निर्माण योजना की बात की। अगले लेक्चर में हम इस सभ्यता की अन्य विशेषताओं के बारे में आपसे जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।